हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया में, अ प्लेस वेयर फिजिक्स बिकम्स योर फ्रेंड। Yes students, I am Kartikeya Srivastava and here we are discussing chapter 2, which is units and measurements, and it is lecture number 5. This course has been made by keeping the class 11th JEE mains and NEET aspirant in mind. ओके, आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और सॉरी, इधर कुछ दिन वीडियोस नहीं आ पाए, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। देयर वर सम इश्यूज ड्यू टू व्हिच आई कुड नॉट मेक द वीडियोस, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल डेफिनेटली मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द वीडियो। ओके, ये पूरा जो डेडिकेटेड कोर्स है 11th स्टैंडर्ड के लिए, आई try my best to provide all the important things related to class 11th physics. So let's begin. यस स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था कि डायमेंशन क्या होती है। उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में ये पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है और किस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई फिजिकल रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। द फर्स्ट एप्लीकेशन वी हैड डन इन द प्रीवियस लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और एप्लीकेशन के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस के, और वो एप्लीकेशन है टू डेराइव द रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करके किस तरीके से आपको फॉर्मूले बनाने के लिए आप देख सकते हैं, आप फॉर्मूले बना सकते हैं किस तरीके से, हाउ यू कैन मेक डिफरेंट फॉर्मूले यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वो हम यहां समझने वाले हैं। ठीक है, तो इट इज द सेकंड एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो तैयार हैं आप लोग? बात शुरू करें इस पर। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को समझेंगे। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन लिया है मैंने। इतना इजी क्वेश्चन है कि इसका आंसर आप सबको पता है। आपको फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, और आपसे कहा है कि फोर्स का फॉर्मूला बताइए इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। आप सब जानते हैं कि वो फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए होता है, बट ये फॉर्मूला बनता कैसे है? वैसे इसके बनने के बहुत सारे तरीके हैं, बट उनमें से एक तरीका जो कि आपको यहां सीखना है, और वो तरीका क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू कैसे इस फॉर्मूले को डेराइव किया जा सकता है, और वो हम यहाँ समझने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब तैयार हैं इस नए टॉपिक को समझने के लिए। और जो इतने दिन से वीडियोस नहीं आ पाए, इसके लिए आप प्रॉब्लम समझेंगे। जो मेरी सिचुएशन थी दैट आई कुड नॉट मेक द वीडियोस, कुछ प्रॉब्लम्स थी पर्सनल लेवल की, तो वो आप समझ पाएंगे। और नाउ डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू एंड वी विल मेंटेन द कंसिस्टेंसी। मैं अपने पार्ट पर कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूंगा टू प्रोवाइड वीडियोस। आप अपने पार्ट पर कंसिस्टेंट रहिएगा टू वॉच देम एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक इट। तो बात शुरू करते हैं। तो देखिए जरा, यहां पर क्या कह रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, ओके, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट, ओके। डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स, मतलब आपको क्या करना है? आपको यहां पर यह बताया है कि जो फोर्स है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। किस किस पर? मास ऑफ बॉडी पर और एक्सेलरेशन पर। आपको उस फोर्स के लिए फॉर्मूला बनाना है। अब समझिएगा हर स्टेप कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो जो क्वांटिटी हमें दे रखी है कि ये डिपेंड करती है, तो कितना डिपेंड कर रही है हमको नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं कि फोर्स F है जो डिपेंड कर रहा है। दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये डिपेंड करने को शो करता है। ठीक है, डिपेंडेंस को शो करता है। अब हमको नहीं पता कि मास की कितनी पावर पे कर रहा है और एक्सेलरेशन की कितनी पावर पे कर रहा है। पता है, मतलब तुम लोगों को पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, बट हम उसको अभी, तो हम वो फॉर्मूला बनाएंगे, तो जो आंसर आएगा वो हम पहले से आंसर में थोड़ी लिख सकते हैं। पहले हमको उस रिजल्ट तक पहुंचना है, तो हम यहाँ वो समझ रहे हैं। तो हमने माना कि F फोर्स है जो प्रोपोर्शनल है या डिपेंड करता है मास पर, तो मास की पावर हमने x मान ली और एक्सेलरेशन की पावर y मान ली। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। वहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, तो F इज इक्वल टू के एम टू द पावर x ए टू द पावर y। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अब आप देखिए, अगर ये रिलेशन जो ऊपर इक्वेशन 1 हमने लिखी है,
ये अगर करेक्ट है तो उसके लिए जरूरी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि उसके लिए जरूरी है कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस क्या है? एमएलटी माइनस टू, फोर्स की डायमेंशन। आई होप कि आपको अब तक तो डायमेंशंस डेफिनेटली याद हो गई होंगी। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? एमएलटी माइनस टू इज इक्वल टू मास की एम होती है, और क्योंकि मास की पावर हमने यहाँ एक्स मान रखी है तो ये क्या हो जाएगा? एम टू द पावर एक्स, और ए की एल टी माइनस टू होती है तो एल टी माइनस टू टू द पावर वाई। अब इसके बाद क्या किया? एलएचएस में तो एम एल टी माइनस टू ही लिखा है, आरएचएस में आपने पावर्स को अंदर लिया तो एम टू द पावर एक्स एल टू द पावर वाई टी टू द पावर माइनस टू, ये हो गया। अब ये दोनों इक्वल कब आएंगे? ये दोनों तब इक्वल आएंगे जब जो पावर्स हैं वो इक्वल होंगी। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि पावर्स इक्वल कैसे होंगी। तो पावर को कंपेयर किया तो एलएचएस में एम की पावर क्या है? वन, जो जब कुछ नहीं लिखा होता है तो वन होती है मतलब। और आरएचएस में एम की पावर एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? वन आ गया। ऐसे ही एलएचएस में एल की पावर भी वन है और आरएचएस में एल की पावर वाई है, तो वाई इज इक्वल टू वन। आपने क्या किया? आपके पास दो वेरिएबल थे एक्स और वाई, दोनों की वैल्यूज आपने यहाँ पर पावर कंपेयर करके पता कर लिया। एम की पावर को एम की पावर से कंपेयर करेंगे, और एल की पावर को एल की पावर से, और टी की पावर को टी की पावर से। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज पता चल गई तो टी की पावर एलएचएस में माइनस टू है और आरएचएस में माइनस टू वाई है, लेकिन इसको कंपेयर करने की अब कोई नीड नहीं है क्योंकि यहां से भी आपको वाई की वैल्यू मिलेगी और वाई आपको पता चल चुका है। अब एक्स और वाई की वैल्यूज निकली, इनको आप कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में जब आप ये वैल्यूज एक्स और वाई की पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एफ इज इक्वल टू के एम टू द पावर वन ए टू द पावर वन। एक्स और वाई दोनों की जगह आपने वन पुट कर दिया तो एफ इज इक्वल टू के एम टू द पावर वन ए टू द पावर वन मिला आपको, जिसको आप एफ इज इक्वल टू के एम ए ऐसे भी लिख सकते हैं। अब होता क्या है कि एक्सपेरिमेंट से इस के की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। के क्या है? एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम कैसे पता करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता करते हैं। और एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आती है? वन आती है। तो के इज इक्वल टू वन अगर आप पुट कर दें यहाँ पर तो एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, एंड दैट्स द फॉर्मूला दैट यू ऑल नो। तो ये एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला डेराइव हो। क्लियर है ये? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द फोर्स एफ ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ depends on its mass m, speed v, and radius of the circular path r. Derive the expression for the force. यहां पर क्या कहा? यहां पर ये कहा कि एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पर चल रही है। ठीक है, सर्कुलर पाथ मतलब गोल चक्कर पे चल रही है और उस पर एक फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स लगता है, आपने अगर नाइन्थ क्लास का आपको याद हो तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता था। नहीं याद है तो परेशान नहीं करना, यहाँ हम चैप्टर नंबर 4 में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो फोर्स लग रहा है और यहाँ बोला गया कि फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? तो फोर्स डिपेंड्स ऑन मास m, स्पीड v, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r। इन तीन चीजों पर फोर्स डिपेंड करता है। आपसे कहा गया कि आप एक्सप्रेशन बताइए फोर्स के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे? अभी आपको बताया था कि क्या करते हैं हम ये मानते हैं कि जो क्वांटिटी हमको डिपेंड करती हुई दी गई है वो क्वांटिटी, जैसे यहाँ फोर्स है तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर एक्स। किस किस पर डिपेंड कर रहा है? एम पर, तो एम की पावर एक्स। दूसरा स्पीड वी पर, तो वी टू द पावर वाई। और तीसरा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर पर, तो यानी आर टू द पावर जेड। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन लगाया तो एफ इज इक्वल टू के एम टू द पावर एक्स वी टू द पावर वाई आर टू द पावर जेड, where k is a dimensionless constant. You can see here. ठीक है, it is dimensionless constant. Now that relation will be correct. ये जो रिलेशन अभी अभी हमने यहाँ पर बनाई ये वाली देखिए, f is equal to k m to the power x v to the power y r to the power z, ये करेक्ट कब होगी? ये करेक्ट होगी अगर डायमेंशन ऑफ LHS और डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल हो। सो डायमेंशन ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। LHS में फोर्स था, उसकी डायमेंशन क्या हो गई? MLT माइनस टू। आरएचएस में आपने मास की पावर एक्स माना था तो मास की डायमेंशन एम हो गई। वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन एल टी माइनस वन और उसकी पावर वाई। और रेडियस लेंथ ऑफ सेपरेशन होता है, डिस्टेंस होती है सेंटर से सरकमफेरेंस तक की, तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो एल होगी, तो एल टू द पावर जेड। अब यहां पर आपने पावर्स को अंदर लिया और इक्वेशन बन गई एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू एम टू द पावर एक्स एल टू द पावर वाई प्लस जेड एंड टी टू द पावर माइनस वाई। ये इक्वेशन बन गई। फिर से ये डायमेंशंस इक्वल होने के लिए पावर्स को कंपेयर करेंगे।
तो पावर कंपेयर किया तो एलएचएस में m की पावर 1, आरएचएस में x, तो x इक्वल टू 1 आ गया। नाउ नेक्स्ट इज y प्लस जेड, एल की पावर y प्लस जेड है आरएचएस में, एलएचएस में l की पावर 1 है, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो यहां से z इज इक्वल टू 1 माइनस वाई आ गया। और t की पावर एलएचएस में -2 है, आरएचएस में -y है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2 आ गया। y इज इक्वल टू 2 को आपने यहाँ z इज इक्वल टू 1 माइनस वाई में पुट किया, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया, -1, क्योंकि 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो ये एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज आ गई, एक्स की वैल्यू 1 आई, वाई की वैल्यू 2 आई और जेड की वैल्यू -1 आई। इन वैल्यूज को अब आप कहाँ पुट करेंगे? अब आप ये जो इक्वेशन 1 थी आपके पास, ये इक्वेशन m टू द पावर x, v टू द पावर y, r टू द पावर z, इसमें पुट करेंगे। तो अगर आप पुट करें तो क्या होता है, देखिए, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट f इज इक्वल टू k m टू द पावर 1, v y की वैल्यू क्या आई थी 2, तो v स्क्वायर r टू द पावर -1। और क्योंकि r टू द पावर -1 है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा f इज इक्वल टू k एम वी स्क्वायर अपॉन r, ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि k की वैल्यू भी 1 आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अगर k की वैल्यू 1 डालते हैं तो f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। ये इस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ यू रिमेंबर, आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलती है तो उसमें ये फोर्स अपने आप जनरेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, देखिए इसके इससे क्वेश्चन आता है पेपर में, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज के लेक्चर में हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स इफेक्टिव लेंथ एल। आपको मतलब नहीं है कि इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, आप ये समझें कि हाँ ठीक है, लेंथ है कोई, एल उस पर डिपेंड कर रहा है, एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इस पर डिपेंड कर रहा है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट, आपको टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है यहाँ पे कैपिटल टी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है एल पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल जी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर उसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है। तो देखते हैं एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। सबसे पहले वही कि t डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर्स पे, तो t प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर x g टू द पावर y, t इज इक्वल टू k l टू द पावर x g टू द पावर y, k यहाँ पर एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। For above relation to be correct, the same thing, dimension of LHS should be equal to dimension of RHS। आपने डायमेंशन पुट की, तो टाइम की डायमेंशन तो कैपिटल टी होती है, यहाँ पर के की कोई डायमेंशन नहीं है, एल की डायमेंशन कैपिटल एल, उसकी पावर एक्स, और जी एक्सिलरेशन है, उसकी डायमेंशन एल टी माइनस टू और उसकी पावर वाई। पावर्स को आपने अंदर लिया तो क्या बन गया, टी इज इक्वल टू एल टू पावर एक्स प्लस वाई टी टू पावर -2 वाई। अब फिर से आपने क्या किया, इनको पावर को कंपेयर किया, तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड वी गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि आरएचएस में एल की पावर एक्स प्लस वाई है, लेकिन एलएचएस में तो एल है ही नहीं, और जब एल नहीं है तो इसका मतलब एल की पावर 0, यही तो हुआ इसका मतलब। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जो नहीं होता उसको 0 मान लेते हैं, तो एल यहाँ है नहीं, मतलब उसकी पावर 0, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, फिर यहाँ से t को अगर आप कंपेयर करें तो t की पावर RHS में -2y है, एज यू कैन सी हियर, और LHS में t की पावर 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो -2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1/2, और y इज इक्वल टू -1/2 ऐसे इक्वेशन 2 में अगर आप रख दें तो यहाँ से आपको x इक्वल टू -y यानी x इज इक्वल टू 1/2 मिल जाता है। तो y और x दोनों की वैल्यूज मिल गई, इनको आप इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अगर आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखिए, देन यू गेट, putting in equation 1, it's 1, okay, so putting in equation 1 we get t is equal to k l की पावर 1/2 g की पावर -1/2, ये -1/2 था तो ये नीचे चला जाएगा, तो k l की पावर 1/2 g की पावर 1/2 है ना, अपॉन में, और पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट, तो t इज इक्वल टू k अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ये हो गया। ठीक है, t इज इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन g। यहाँ पर अब अगर आपको पता है कि के की वैल्यू क्या होती है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ भी अगर आंसर को छोड़ते हैं तो भी आपका आंसर फुली करेक्ट माना जाएगा और इस पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर उसने आपको दे रखा है कि k इज इक्वल टू आपको 2 पाई पुट करना है, तो आप k इज इक्वल टू 2 पाई पुट कर देते हैं और तब फॉर्मूला बन जाता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी, एज यू कैन सी हियर। ठीक है,
तो इस तरीके से ये कंप्लीट आपका फॉर्मूला बनता है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक पेंडुलम होता है ना, किसी धागे से कोई चीज लटका कर उसको आप टू एंड फ्रो मोशन करवा रहे हैं, तो पेंडुलम कहलाता है। और उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला है ये 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, अगर आपको के की वैल्यू पता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, देखिए ये सिंबल मैंने आपको बताया था, इसको न्यू रीड किया जाता है। न्यू NEW होता है ना, न्यू वही वाला न्यू, लेकिन स्पेलिंग NEW नहीं है, इसकी NU होती है। ग्रीक लेटर है ये, इससे फ्रीक्वेंसी को यहाँ डिनोट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है ये। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव एक वेव होती है जो आपने नाइन्थ में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अभी भी आप चैप्टर नंबर 15 में इसके बारे में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ आपको ये समझना है कि कोई जैसे रस्सी है, कोई रोप है, कोई स्ट्रिंग है, तो अगर उसको खींच दिया जाए और फिर उसमें थोड़ा-सा बीच में से उसको प्लग किया जाए, हिलाया जाए, तो उसमें वेव प्रोड्यूस होती है, उसी को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो यहाँ पर कहा है द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड in a stretched string depends on the length L of the string, tension capital T produced in it, and its mass per unit length small m. Derive expression for the frequency. आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन पता करना है। तो देखते हैं क्या कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है एल की पावर एक्स पर, हमने मान लिया, टी की पावर वाई और एम की पावर जेड पर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ पर आ गया के विच इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुटिंग द डायमेंशंस, तो आगे देखिए, फॉर रिलेशन टू बी करेक्ट डायमेंशन ऑफ एलएचएस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। एलएचएस पे फ्रीक्वेंसी था तो उसकी डायमेंशन टी टू पावर -1 होती है। आरएचएस में के है, वो ऐसे ही रहेगा, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। एल की डायमेंशन क्या होती है? एल की डायमेंशन, एल किसकी डायमेंशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एल इज द डायमेंशन ऑफ स्मॉल एल, लेंथ की डायमेंशन है कैपिटल एल। ठीक है, तो कैपिटल एल लेंथ की डायमेंशन हो गई, उसकी पावर एक्स। जो टेंशन है वो फोर्स होता है, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, जब कोई रस्सी या कोई रोप या स्ट्रिंग अगर खिंचती है तो उसमें उसके खिंचने की वजह से एक इंटरनल फोर्स जनरेट होता है, उसी को हम टेंशन कहते हैं। तो टेंशन की डायमेंशन वही होंगी जो फोर्स की होती है, दैट इज MLT-2। ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में भी, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है M/L, और इसलिए उसकी डायमेंशन होती है ML⁻⁻1, और इसकी पावर आपने z मानी। अब आप इन सबको सॉल्व करते हैं, देन यू गेट T⁻⁻1 इज इक्वल टू k की कोई डायमेंशन नहीं है, M⁻y प्लस z, L⁻x प्लस y माइनस z एंड T⁻−2y। अब ये रिलेशन भी करेक्ट होगा कब? जब आप इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो अगर आप पावर कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलता है कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एम की पावर कंपेयर कीजिए, y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। आप l की पावर कंपेयर करें, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। और आप अगर t की पावर कंपेयर करें तो -2y इज इक्वल टू -1। देखिए m और l क्योंकि थे ही नहीं LHS में, तो इसलिए उनकी पावर्स को 0 से इक्वेट किया गया है। और t की पावर RHS में -2y है और LHS में -1 है, तो -2y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। y इज इक्वल टू 1/2 आया, इसको आप इधर पुट कीजिए y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 में, तो यहाँ y इज इक्वल टू माइनस जेड या z इज इक्वल टू माइनस वाई है। तो अगर y की वैल्यू आप यहाँ से 1/2 यहाँ पुट कर देते हैं, देन यू गेट z इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, अब y और z दोनों की वैल्यूज आपके पास हैं, उन वैल्यूज को आप x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 में पुट करें, तो x इक्वल टू जेड माइनस वाई, z और y दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको मिलता है x इक्वल टू -1। ये सारी वैल्यूज एक्स वाई और जेड की आप कहाँ रखने वाले हैं? आप इन वैल्यूज को रखने वाले हैं इक्वेशन 1 में। तो अगर आप इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज रखते हैं, देन यू गेट, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यू गेट u इज इक्वल टू k l-1 l टू पावर -1 t टू पावर 1/2 m टू पावर -1/2। अब देखिए जरा, माइनस इनकी पावर है उन्हें डिनोमिनेटर में भेजते हैं, तो k अपॉन l t टू पावर 1/2 m टू पावर 1/2। अब जिनकी पावर 1/2 है उन्हें स्क्वायर रूट में ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू k अपॉन l अंडर रूट t अपॉन m। अगर आप आंसर यहां पर भी छोड़ देते हैं, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। बट अगर उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि k इज इक्वल टू 1/2 है, इसकी कोई हिंट दे रखी है, डायरेक्टली दे रखा है, तो आप k की वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं। और अगर आप वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो आपको यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू मिलता है 1/2l अंडर रूट टी अपॉन एम, जहां पर t इज द टेंशन एंड m इज मास पर यूनिट लेंथ। ओके, तो दिस इज हाउ यू गेट द फॉर्मूला। और इस तरीके से आप, अगर आपको डायमेंशन पता है और आपको डिपेंडेंस किसी क्वांटिटी का ये बता रखा है कि वो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड कर रही है, तो आप ये जो प्रोसीजर हमने आज डिस्कस किया इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, वो फॉर्मूला बना सकते हैं।
मैंने इस फॉर्मूले पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज्यादातर एग्जाम्स में 11th क्लास में पूछे ही जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपके साथ यहाँ ये डिस्कस कर लिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, आज के लेक्चर में हम यहीं छोड़ रहे हैं, इसे इतनी ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, अनदर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेटिव है जो आपके 11th क्लास की स्टडी में आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हो रहा है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to the channel, and yeah, also press bell icon so that whenever I post any new update you get to know about that instantly. This is a lecture about physics of 11th standard for your own lovely YouTube channel Physics Ki Dunia. I once again thanks you to all of you, and yeah, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। You can also follow me on Facebook, Twitter, and Telegram. The links will also be given in the description below. आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।